हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है दवाखाना। यह एक गोस्ट स्टोरी है। तो अगर आपको भी डरावनी कहानियाँ, भूतिया कहानी या हॉरर स्टोरी सुनने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। मैं कितनी बकवास जगह, ना बिजली का ठिकाना और न ही ढंग के इक्विपमेंट्स। कसम से पूछता रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ तुम भी इधर ही आ जाओ। काम में ना सही, कम से कम तुम्हें देखकर ही अपना टाइम पास करता रहूंगा। मैं अपनी पत्नी शालिनी से बातें करता, शाम के सफर को रात की मंजिल तक पहुंचाना, यही मेरा काम था। दिन भर बैठकर मक्खियां मारना और रात को अपनी पत्नी से बातें करना। मैं पेशे से सरकारी डॉक्टर हूं और शहर से मेरा तबादला इस फालतू के गांव में इसलिए हुआ क्योंकि मैं सरकारी दवाइयों की चोरी करता हुआ पकड़ा गया था। बात वैसे सच्ची थी। एक सरकारी डॉक्टर को मिलता ही कितना था? 16 से 16 घंटे काम और तनख्वाह हथेली भर। वैसे दवाइयों की चोरी में मैं अकेला गुनहगार नहीं था, पर मेरे से ऊपर जो बड़े डॉक्टर बैठे थे उनकी नज़र में मैं छोटा आदमी था। इसीलिए गुनहगार सिर्फ मैं ही बना। पर अभी केस चल रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद फिर से वापस मुझे कलकत्ता बुला लें। मगर मामला ठंडा होने तक मुझे से गांव में सड़ना है। हफ्ते बीत गए मगर एक मरीज यहाँ झांकने तक नहीं आया। आसपास पूछ के खबर ली तो पता लगा कि यहाँ लोग आयुर्वेदिक दवाइयों को ज्यादा मानते हैं। मेरे लिए तो सब अच्छा ही था। खामखा टेंशन कौन पाले। ऐसे ही एक रात मैं अपनी पत्नी शालिनी से बात करके क्लिनिक में ही सोने वाला था कि तभी अचानक क्लिनिक का फोन बजा। फोन की आवाज सुन मैं चौंक गया। मैं क्लिनिक का फोन चलता है। अगर पहले पता होता तो मैं दिन भर अपने फोन का बिल क्यों बढ़ाता। खुद से कहता हूँ फोन उठाने जा ही रहा था कि तभी फोन कट गया। मैं अच्छा हुआ कि कट गया, मैं तो उठा ही था फोन काटने के लिए। अब इतनी रात को बाहर कौन जाए। खुद से बड़बड़ाता हुआ मैं वापस कुर्सी पर सोने चल दिया। तभी फोन फिर से बज उठा। मैंने पहले ही सोच लिया था कि फोन उठाते ही पहले मैं भरपेट गाली दूंगा, फिर बिना कुछ सुने फोन काट दूंगा। इस बार भी मेरे फोन उठाने से पहले ही फोन कट गया। रात गहरी हो चुकी थी, इसलिए मैंने इस बीमारी का हल पहले ही ढूंढ लिया। मैंने तुरंत ही फोन की तार काट दी और वापस अपनी कुर्सी की ओर चल पड़ा। मगर इससे पहले मैं चैन से बैठ पाता, फोन फिर से बजने लगा और एक बार फोन की घंटी के साथ मेरे बदन का रोम रोम सिहर उठा। मुझे अब किसी अनहोनी का एहसास होने लगा था। मैं वापस एक बार फिर फोन की ओर बढ़ा। जब मैंने फोन उठाकर देखा तो तार लगी पड़ी थी। ये कैसे मुमकिन था? अभी 1 मिनट पहले तो मैंने फोन की तार निकाली थी और मेरे अलावा पूरे क्लिनिक पर कोई था भी नहीं। फिर ये खुद वापस कैसे जुड़ सकती है? इस वक्त मेरे मन को बस यही सवाल आ रहा था। इससे पहले इस बार भी फोन काटता, मैंने तुरंत फोन उठा लिया। मैं कौन है? अरे, जब बात ही नहीं करनी होती तो फोन क्यों करते हो आप लोग? टाइम देखा है, सो जाओ आराम से। मैंने बिना सामने वाले की बात सुनकर फोन वापस रख दिया। लेकिन इस बार मैं कुर्सी की तरफ नहीं गया, वहीं फोन के पास खड़ा रहा। मुझे यकीन था कि फोन वापस से आएगा, लेकिन ये मेरा वहम था। लगभग आधे घंटे नींद में फोन के पास ही खड़ा रहा, पर फोन से चूंकि आवाज भी नहीं निकली।
अब जब मुझे मेरी नींद पर काबू नहीं रहा तो मैंने टेलीफोन का तार निकाल और टेलीफोन से उसका रिसीवर भी अलग करके वापस कुर्सी पर सोने चल दिया। रात अब अपने उफान पर थी और मैं सपनों में अपनी पत्नी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था कि एक बार फिर टेलीफोन बजा, जिसकी आवाज सुन मैं आग बबूला फोन के पास गया तो देखा फोन का रिसीवर उसके ऊपर रखा है और तार वापस जुड़ी हुई है। सच कहूँ तो मुझे डर बहुत लग रहा था, जिसे मैंने अपने गुस्से में बदला और टेलीफोन उठाकर जमीन पर जोर से पटक दिया। जमीन पर लगते ही टेलीफोन के 100 टुकड़े हो गए थे। इस पर भी जब मेरा पेट नहीं भरा तो मैंने टेलीफोन का तार लिया और उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। मेरी आंखें तो टेलीफोन के टुकड़े ही देख रही थी, पर मेरा दिल कह रहा था कि हो न हो ये फोन फिर जरूर बजेगा। मैंने टेलीफोन के टुकड़े अपनी गोद में भर बाहर आ गया और उसे पूरे जी जान से जितना दूर फेंक सकता था फेंक दिया। फिर वापस डरा सहमा कुर्सी पर बैठा। नींद अब मेरी आंखों से पूरी तरह से ओझल हो चुकी थी। मैं अब तो वो टेलीफोन बज ही नहीं सकता। अब बजने के लिए टेलीफोन होना भी तो चाहिए। मन ही मन अपने किए पर खुश होता हुआ मैं वापस से नींद की गोद में जाने लगा था। पर अब मुझे सोना नहीं था। रात काफी हो चुकी थी तो शालिनी से बात भी नहीं हो सकती थी। इसलिए मैं कोई फालतू सी गेम खेलने लगा। अभी कुछ मिनट गुजरे ही थे कि अचानक फोन की डिस्प्ले और फोन मेरे हाथ में फट गया। फोन फटने की वजह से मेरे हाथ की उंगलियां उधड़ चुकी थीं। खून तो ऐसे बह रहा था जैसे किसी नलके से पानी बह रहा हो। मैं तुरंत दर्द से तड़पता हुआ अंदर कैबिन में गया और खुद ही अपना इलाज करने लगा। मुझे इतना तेज दर्द हो रहा था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं थी, मगर मैंने अपना इलाज अभी शुरू ही किया था कि पूरे क्लिनिक की बत्ती गुल हो गई। चारों तरफ अंधेरा पसर गया। मैं इस बत्ती को भी साला अभी जाना था। एक मुसीबत खत्म ही होती है कि दूसरी पहले शुरू हो जाती है। पहले दूसरे हाथ का इलाज करूं या पूरे क्लिनिक में टॉर्च ढूंढूं? मैं चीजों को टटोलता हुआ अंधेरे में ही टॉर्च ढूंढने के काम में लग गया था। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मैं कल का सूरज नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मेरे हाथ से खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर मेरी जान में जान तब आई जब मुझे टॉर्च मिली, जिसकी रोशनी में एक बार फिर से मैं अपना इलाज शुरू करने जा रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसका मुझे डर था। मैं वापस अपने कैबिन में घुसा ही था कि एक बार फिर से मुझे टेलीफोन के बजने की आवाज सुनाई दी। टेलीफोन की आवाज सुन मेरा सारा बदन ठंडा पड़ गया। इस वक्त मेरे डर की कोई इंतहा नहीं थी। मैंने तुरंत ही टार्च की रोशनी से क्लिनिक के कोने में देखने लगा। मेरे हाथ कांप रहे थे। टॉर्च की रोशनी के साथ अपनी नजरें दौड़ाते जा रहा था। मैं खुद से यही सवाल कर रहा था कि क्या सच में यहाँ किसी भूत पिशाच या चुड़ैल का साया तो नहीं है? क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, किसी भी चमत्कार पर यकीन करने से पहले मैं अपने इलाज पर यकीन रखता हूँ। लेकिन आज इन सब बातों पर यकीन करने का दिल नहीं करता था। मैं इसी सोच में डूबा हुआ था और क्लिनिक को गौर से देख ही रहा था कि अचानक से मेरे दिल की धड़कन थम सी गई। मेरी आंखों के ठीक सामने टॉर्च की रोशनी में वो टेलीफोन बज रहा था। बिल्कुल सही सलामत, जैसे एकदम नया का नया किसी ने लगाया हो। इस बार मैं फोन उठाने उसके पास नहीं गया, बल्कि वहीं खड़ा देखता रहा। लेकिन इस बार फर्क ये था कि फोन लगातार बजे जा रहा था, जिसकी आवाज सुन मेरा माथा फटने को हो गया था। अब तो ऐसा लगने लगा जैसे वो टेलीफोन मेरे सर के ऊपर ही बज रहा है, जिस वजह से मुझे चक्कर आने लगे थे। पर इसकी एक वजह और थी, मेरे हाथ से लगातार खून बह रहा था।
मैं विनय, फोन को रहने दे, बस जल्दी से अपना इलाज कर और क्लिनिक से जिंदा निकल। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो तेरी समझ से बिल्कुल परे है। मैं इन शब्दों से खुद में हिम्मत बांध रहा था, पर जैसे ही मैंने नजरें घुमाई, वो टेलीफोन ठीक मेरे सामने कैबिन की टेबल पर रखा हुआ था और लगातार बजे ही जा रहा था। मैंने तुरंत ही टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया और उठाते ही बोला, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। कौन हो तुम? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मेरा सिर फट रहा है, मैं पागल हो जाऊंगा। हेलो। अरे, कुछ तो बोलो। मेरे इतना कहने पर भी जब मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं दी तो मैं तुरंत ही क्लिनिक से बाहर जाने के लिए दौड़ पड़ा। पर क्लिनिक के सारे दरवाजे बंद थे। यहाँ तक कि किसी ने खिड़कियों पर भी जाली लगा दी ताकि कोई यहाँ से भाग न सके। मुझे मेरी मौत का डर सताने लगा, जिस डर से मैंने क्लिनिक से बाहर जाने का हर दरवाजा पीटा, गिड़गिड़ाया, चीखा, पर मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया। बाहर निकलने की मेरी सारी नाकाम कोशिशों के बाद भी मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो देखा, जमीन पर सैकड़ों एक जैसे टेलीफोन बिछे हुए हैं। अचानक सभी एक साथ बजने लगे, जिसकी आवाज सुन मैं पागल सा हो गया। मैं पागलों की तरह कभी किसी टेलीफोन को लात मारता तो कभी किसी का हाथ से तार काटता, मगर मेरी सारी कोशिशें नाकामयाब रही। टेलीफोन की आवाज सुन मेरा दिमाग फटने को हो गया था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और कब मैं हमेशा हमेशा के लिए सो गया, पता ही नहीं चला। अगली सुबह, हवलदार, एक और सुसाइड। पता ही नहीं यहाँ लोग मरने के लिए क्यों चले आते हैं। हवलदार धनीराम ने इंस्पेक्टर दुष्यंत से पंचनामा बनाते हुए कहा था। हवलदार धनीराम की बात सुन दुष्यंत ने कहा, दुष्यंत, तू अब तक नहीं समझा? कुल मिलाकर ये इस क्लिनिक का 13वां सुसाइड है। जो भी यहाँ आता है मरने के लिए नहीं आता, बल्कि उसे मरने के लिए भेजा जाता है। जरूर इस पर भी कोई मुकदमा चल रहा होगा। धनीराम, हाँ सर, इसने 150 करोड़ की सरकारी दवाइयों का घपला किया था। उसी की वजह से तो इसे यह ट्रांसफर मिला। दुष्यंत, हवलदार, इसने ने सुसाइड के लिए कौन सा हथियार यूज किया है? धनीराम, हथियार मतियार छोड़ो साहब, इसने तो टेलीफोन के तार से अपना गला दबा लिया है। और इससे पहले जो आया था उसने तो खुद का ही ऑपरेशन कर डाला, और उससे पहले वाले ने तो खुद के ही टुकड़े कर डाले थे। पता नहीं क्या है इस दवाखाने में, जो आता है खुद को मार डालता है। इस पर इंस्पेक्टर दुष्यंत ने सिगरेट का बड़ा सा गुब्बारा अपने मुंह से निकाल आसमान में लहराते हुए हवलदार से कहा, दुष्यंत, धनी, हमें नहीं पता, लेकिन जो इनको यहाँ मरने के लिए भेजता है उसको इस दवाखाने के बारे में अच्छे से पता है। बड़ी सफाई से वो अपना रास्ता साफ करता है, और अगर तुझे भी जानना है तो तू भी किसी दिन दवाखाने में एक रात रुककर देख। जिंदा रहे तो मुझे भी बतियो। ये हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। ऐसी और भी डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।